नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आपके साथ विजय सर। दोस्तों, राष्ट्र हित में चैनल है, देश हित में चैनल है, तो चैनल को ज्वाइन करेंगे। बात करेंगे बाल विकास पेडागोजी के, यानी कि बाल विकास शिक्षण शास्त्र के, यानी कि मनोविज्ञान का खजाना है दोस्तों। 1000 MCQ यानी कि प्रश्नों की सीरीज चल रही है। पार्ट नंबर 15 है, यानी 15 नंबर पार्ट है, 15वां पार्ट है। और यहीं से प्रश्न आने वाले हैं, पूरा निचोड़ यहाँ पे लिया गया है। और इसकी पिछली क्लासेज अगर आपको देखना तो बेल आइकन पे एक लिस्ट आएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगा आप लोगों को, तो आप लोग लिस्ट भी प्लेलिस्ट में जाकर पिछली क्लासेस देख सकते हैं। आइए देखते हैं, स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है। ध्यानपूर्वक सभी प्रश्न देखेंगे। तो साथियों, पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान है जिस अनुपात में वह अमूर्त चिंतन करने योग्य है। यह परिभाषा किसने दी थी, या किस आपके वैज्ञानिक ने दी थी। बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान है जिस अनुपात में वह अमूर्त चिंतन करने योग्य है। परिभाषा किसकी है? टर्मन की है, बिने की है, स्टर्न की है, या फ्रीमैन की है। ठीक है, 30 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पॉज करें, फिर देखिए कौन सा आंसर सही होता है और हमें कमेंट करके बताएं। लास्ट में देखिए कि 30 में से आप लोग कितने सही हो रहे हैं। अगर 20 प्लस आपके सही हो रहे हैं, 20 प्लस आपके आंसर सही आ रहा है, तो आप जीनियस है। वाकई में आप जीनियस है और सिलेक्शन आपका यहाँ पे 100% हो जाता है, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टर्मन का कथन है कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान है जिस अनुपात में वह अमूर्त चिंतन करने योग्य है। यह किसका कथन है? तो टर्मन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। किसी समस्या के समाधान, उसके विषय में तर्क करना तथा किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्ध की आवश्यक क्रियाएं हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो यह देखते हैं परिभाषा किसकी है। टर्मन की है, बिने की है, स्टर्न की है, फ्रीमैन की है। तो किसी समस्या के समाधान, उसके विषय में तर्क करना तथा किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्ध की आवश्यक क्रियाएं हैं। ये परिभाषा प्रोफेसर बिने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोगों को पता भी होगा एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आपके कथन से रिलेटेड या स्टेटमेंट या आपके, ठीक है, पूछ लिए जाते हैं, तो इनको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यानी कि निगेटिव क्वेश्चन है दोस्तों आपका। ठीक है, असत्य यानी कि कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है। ठीक है, किसके संबंध में? बुद्धि के संबंध में। ठीक है, तो बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है। बिल्कुल सही बात है। ये बुद्धि जो होती जन्मजात ही मिलती है हमें। बुद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लिंग भेद के कारण बुद्धि में अंतर होता है। ये आपका सत्य है। तो तीसरा आपका सत्य दिया गया। चौथा है बुद्धि अर्जित शक्तियों के परे है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका सत्य दिया है बुद्धि के संबंध में, क्योंकि लिंग भेद के कारण यहाँ पे कोई बुद्धि का अंतर नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, कौन सा कथन असत्य है? ये नहीं कि ये भी आपका निगेटिव क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। बुद्धि व्यक्ति में अमूर्त चिंतन की योग्यता उत्पन्न करती है। बिल्कुल सही बात है। बुद्धि क्या है? व्यक्ति में अमूर्त चिंतन की योग्यता उत्पन्न करती है। बिल्कुल, ये तो सत्य हो गया आपका। मुख्य रूप से बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्य काल तक होता है। बिल्कुल सही बात है। जो बुद्धि का विकास है वह जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्य काल तक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, ऑप्शन है, बुद्धि आयु व परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में बदलती रहती है। बिल्कुल सही बात है। ये भी आपका तीसरा भी कथन सत्य है। तो बता चौथा तो अवश्य आपका गलत ही होगा। आइए देख लेते हैं कि जाति प्रजाति के आधार पर बुद्धि में अंतर होता है। बिल्कुल, यहाँ पे जाति वाति का कोई भेद नहीं है भैया कि वो ओबीसी का है, ठीक है, क्या वो जनरल कैटेगरी का है, क्या वह, ठीक है, एसटी एससी का है। तो यहाँ पर कोई यहाँ पे जाति का प्रभाव नहीं है। बुद्धि में अंतर जात से नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर आ चुका है। सभी प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे और अपना अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में करते जाएं। हर भाई बहन, हर गृहिणी, हर शिक्षक बंधु जिसका सपना हो शिक्षक बनना, ठीक है, उसी के लिए आप चैनल पे आए हैं और स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका गोल है बिल्कुल भैया अध्यापक अध्यापिका जरूर बनेंगे। स्टडी मेहनत करिए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे।
बुद्धि कई प्रकार की शक्तियों का समूह है और यह कथन है। यानी बुद्धि दोस्तों क्या है, एक कई प्रकार की शक्तियों का समूह है। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, कई प्रकार की शक्तियों का समूह है आपका, लेकिन ये कथन आखिर कहा किसने? ठीक है, थॉर्नडाइक का है, स्किनर का है, आपके टर्मन का है, या फ्रीमैन का है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि कई प्रकार की शक्तियों का समूह है, यह कथन आपके थॉर्नडाइक महोदय जी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? जो हमारे प्रोफेसर है, मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, थॉर्नडाइक है, उनके अनुसार जो है बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, या 4 प्रकार की? तो दोस्तों थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि आपकी 3 प्रकार की होती, याद रखिएगा, बहुत बार आपकी आइए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, दमदार प्रश्न है कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, स्थानगत बुद्धि। ठीक है, तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। देखिए यांत्रिक बुद्धि, देखिए थॉर्नडाइक के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में स्टडी किया था। ठीक है, 3 प्रकार हैं, कौन कौन से? एक यांत्रिक बुद्धि होता है, अमूर्त बुद्धि होता है, और सामाजिक बुद्धि होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका चौथा ऑप्शन दिया हुआ है स्थानगत बुद्धि, यह आपके थॉर्नडाइक की बुद्धि का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज द राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, दमदार प्रश्न है कि एक बालक स्थूल एवं दृष्टिगत वस्तुओं के प्रयोग उनके पारस्परिक संबंधों और संगठनों को समझने एवं उनके निर्माण का कार्य करता है। थॉर्नडाइक के अनुसार वह बालक किस प्रकार की बुद्धि से युक्त है? यानी समझने वाली बात है यह दोस्तों कि एक बालक है, वह स्थूल एवं दृष्टिगत वस्तुओं के प्रयोग करके उनके क्या है पारस्परिक संबंधों और संगठनों को समझने एवं उनके निर्माण का कार्य करता है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक के अनुसार वह बालक किस प्रकार की बुद्धि से युक्त होगा? यांत्रिक बुद्धि से, अमूर्त से, सामाजिक के, या उपर्युक्त सभी से? ठीक है, तो यहाँ पर बात की क्या किया गया दोस्तों? पारस्परिक संबंधों, संगठनों, समझनों और उनके निर्माण का कार्य करता है, तो आपका यांत्रिक हो जाए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। शब्दों, प्रतीकों व चिन्हों के प्रति प्रतिक्रिया करने की योग्यता किस प्रकार की बुद्धि के अंतर्गत आती है? ठीक है, यानी शब्द हो गए, प्रतीक व चिन्हों के प्रति प्रतिक्रिया करने की योग्यता, यानी कोई भी शब्द है, प्रतीक या चिन्ह हो, उनके प्रति जब हम प्रतिक्रिया करने की जो योग्यता होती है, किस प्रकार की बुद्धि के अंतर्गत आता है? वह यांत्रिक के आएगा, अमूर्त के अंतर्गत आएगा, या सामाजिक आएगा, या आपके गामक बुद्धि आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों शब्दों, प्रतीकों व चिन्हों के प्रति प्रतिक्रिया करने की जो योग्यता होती है, वह बुद्धि कौन से अंतर्गत आती है? अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है, गणितज्ञ व दार्शनिकों के विचारों में किस प्रकार की बुद्धि प्रतिबिंबित होती है? ठीक है, जो गणितज्ञ और दार्शनिक होते हैं, उनके जो विचार होते हैं, किस प्रकार की बुद्धि से प्रतिबिंबित होते हैं? यानी गणितज्ञ और दार्शनिक के विचार कैसे होते हैं? ठीक है, गामक होते हैं, अमूर्त होते हैं, यांत्रिक होते हैं, सामाजिक होते हैं। ठीक है, तो गणितज्ञ और दार्शनिक के विचार कैसे होते हैं? अमूर्त विचार होते हैं। ठीक है, उनका जो बुद्धि का प्रतिबिंब होता है वह अमूर्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है, गैरिट के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? देखिए थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि आपने 3 प्रकार का पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे गैरेट, जो कि आपके एक मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार जो है बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3, 4। तो गैरिट के अनुसार भी बुद्धि आपकी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से प्रकार है। गैरिट के अनुसार बुद्धि का प्रकार है, मूर्त है, अमूर्त है, सामाजिक है, उपर्युक्त सभी है। ठीक है, तो यहाँ पर गैरिट के अनुसार जो बुद्धि का प्रकार है, मूर्त है, अमूर्त है और सामाजिक है, याद रखिएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, गैरिट में आपका सामाजिक बुद्धि भी शामिल है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, बुद्धि कोई एक क्षमता, शक्ति या योग्यता नहीं है जो सब परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है, वरन अनेक विभिन्न योग्यताओं का है ये। ठीक है, योग्यताओं का योग है। दोस्तों समझने वाली बात यह है कि बुद्धि कोई एक क्षमता, शक्ति या योग्यता नहीं होती है
जो सब परिस्थितियों के समान रूप से कार्य करती है, वरन अनेक विभिन्न योग्यताओं का एक योग है। दोस्तों, यह कथन किनका है, किनका स्टेटमेंट है? काल्सनिक का है, रेक्स व नाइट का है, गॉल्टन का है या स्टर्न का है? तो प्यारे साथियों, ये किसका कथन है? आपके काल्सनिक का कथन है, याद रखिएगा। ठीक है, जहां पर आ जाए वरन अनेक विभिन्न योग्यताओं का योग आ जाए तो काल्सनिक का कथन है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन दिया है। दोस्तों, बुद्धि क्या है? कार्य करने की विधि है, लेकिन यह कथन किसका है? टर्मन का है, वुडवर्थ का है, स्टर्न का है, प्रोफेसर बिने का है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वुडवर्थ का हो जाएगा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, वुडवर्थ का कथन है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि कैसा है? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। तो परिभाषा किसने दी है? सही बात है, जो बुद्धि होती है वह अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ठीक है, यह कथन टर्मन का है, वुडवर्थ का है, स्टर्न का है, बिने का है। तो किसका परिभाषा है भैया? किसने परिभाषा यह दी कि बुद्धि जो है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है? तो प्रोफेसर टर्मन का यह परिभाषा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आइए। मनोवैज्ञानिक परीक्षण होना चाहिए। जो आपका मनोवैज्ञानिक परीक्षण है वह कैसा होना चाहिए? लंबा व पेचीला होना चाहिए, स्पष्ट एवं छोटा होना चाहिए, विश्वसनीय एवं वैध होना चाहिए, छोटा एवं सरल होना चाहिए। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण कैसा होना चाहिए? विश्वसनीयता और वैधता के साथ होनी चाहिए। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक का परीक्षण होता है उसमें विश्वास भी होनी चाहिए और वैधता भी होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कार्यात्मक स्थिरता एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, जो आपकी कार्यात्मक स्थिरता होती है उसे एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में समझा गया है। ठीक है, तो किसमें यह है? चिंतन में है, मन की कल्पना में है, समस्या समाधान में है या आपके दिव्य स्वप्न में है? तो कार्यात्मक स्थिरता एक महत्वपूर्ण कारक है, यह समस्या समाधान का कारक है। किसमें है? समस्या समाधान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार स्लिप ऑफ टैग का मुख्य कारण क्या है? यानी कि मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार जो है स्लिप ऑफ टैग, ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या है? चेतन मन का है, अवचेतन का है, अचेतन मन का है, वाणी की क्षति का है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अचेतन मन का हो जाएगा। मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार स्लिप ऑफ टैग का मुख्य कारण है अचेतन मन का। दोस्तों, अगर प्रश्न समझ में आ रहे होंगे तो लाइक भी करते जाइएगा। ठीक है, और आपके जो भी फ्रेंड्स हो सर्किल में हो, फ्रेंड सर्किल में जो भी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, उनके भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास हमारा सपना, शिक्षक हो अपना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्गोरिदम एक नियम है। ठीक है, एल्गोरिदम जो है एक नियम, कैसा नियम है? सृजनात्मक चिंतन का है, समस्या समाधान का है, अन्वेषण का है या संप्रत्यय निर्माण का है? तो आपका एल्गोरिदम जो नियम है दोस्तों वह आपके समस्या समाधान का नियम है। ठीक है, एल्गोरिदम किसका नियम है? समस्या समाधान का नियम है। अगला प्रश्न देखेंगे, विकास का अर्थ है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं, ठीक है, हमें विकास करना चाहिए, स्वावलंबी करना चाहिए, या कि ठीक है पब्लिक बोलती है कि प्रधानमंत्री जी विकास करवाइए, हमारे देश में विकास नहीं हो रहा है। तो वो जो विकास है वो अर्थ क्या है उसका? परिवर्तन होता है, बालक होता है, निर्धारक होता है, परिमार्जन होता है। ठीक है, तो देखिए जो आपके विपक्ष में पार्टी होती है वह विकास का अर्थ होता है कि हमें परिवर्तन चाहिए। ठीक है, परिवर्तन कैसा चाहिए भैया? परिवर्तन उन्हें यह चाहिए कि अगर हम आज यहाँ पे कच्चे मकान पे रह रहे हैं, तंबू पे, तो हमें कैसा एक पक्का मकान चाहिए। ठीक है, हमें कैसा मकान चाहिए? एक पक्का मकान चाहिए जिसपे ऐसी छत होनी चाहिए। ठीक है, और एक दरवाजा यहाँ पे होना चाहिए, हमें पक्का मकान चाहिए। तो विकास का अर्थ होता है परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, मानसिक संरचनाएं होती हैं। जो मानसिक संरचनाएं होती हैं कैसी होती हैं? सरल होती हैं, जटिल होती हैं, स्थिर होती हैं, चंचल होती हैं। दोस्तों, मानसिकता की जो देख मानसिकता की बात अलग हो जाती है, लेकिन मानसिक की जो संरचनाएं होती हैं वो बहुत ही जटिल होती हैं। इसको समझना बहुत ही कठिन होता है दोस्तों, बहुत आपकी मानसिक संरचनाएं बहुत जटिल होती हैं। कोई नहीं समझता कि इसके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, कोई जान पाता क्या? कोई नहीं जान पाता दोस्तों।
ठीक है, तो मानसिक संरचनाएं जटिल होती हैं। अगला प्रश्न है कि H इंटू ई इक्वल होता है, क्या होता है? पर्यावरण होता है, व्यक्ति होता है, आनुवांशिकता होती है या सीखना होता है? तो H इंटू ई एक व्यक्ति होता है, ये एक सूत्र है आपके इन्वायरमेंट, ठीक है, जब आप स्टडी करेंगे मनोविज्ञान में तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, तो आप अच्छे तरीके से 2-3 दिन में हम वीडियो भी ठीक है टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर हम इसका पीडीएफ फाइल भी अपलोड कर देते हैं। तो हमें हमारे जितने भी साथी हैं, जो भी शिक्षक बंधु हैं, टीचर की तैयारी करना चाहते हैं, शिक्षक अध्यापक की तैयारी करते हैं, उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो चैनल को ज्वाइन करेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे साथियों। ठीक है, इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। विभेदीकरण सम्मेलन एवं क्या है? सम्मेलन एवं वैयक्तिकता सिद्धांत है आपका। ठीक है, जो विभेदीकरण है वह सम्मेलन एवं वैयक्तिकता सिद्धांत है। राइट आंसर क्या होगा? विवृद्धि का है, विकास का है, पर्यावरण का है, सीखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभेदीकरण जो है सम्मेलन एवं वैयक्तिकता का सिद्धांत है, यानी कि विकास का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला प्रश्न है P बराबर H इंटू ई सूत्र प्रतिस्थापन प्रतिपादन है, किया है, किसने किया है? ठीक है, जो आपका ये सूत्र है, ठीक है, P बराबर H इंटू ई, यह सूत्र है एक दोस्तों, ठीक है, जो कि मनोवैज्ञानिक में यूज होता है। आखिरकार यह सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, आइए ऑप्शन देखते हैं। जीसवर्ट ने किया, वुडवर्थ या मार्क्स क्वींस ने किया, मैकडूगल ने या रास ने, किसने किया था? तो P बराबर H इंटू ई का सूत्र का प्रतिपादन जो है वुडवर्थ एवं मार्क क्वींस ने किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम वह विकास है दोस्तों जो अभ्यास व प्रयास से आता है, कथन किसका है? बिल्कुल सही बात, अधिगम क्या होता है? लर्निंग, सीखना। तो यह विकास है जो अभ्यास और प्रयास से होता है। जितना ज़्यादा हम सीखेंगे, जितना ज़्यादा हम लर्निंग करेंगे, जितना वही अभ्यास और प्रयास से ही आएगा। जितना ज़्यादा अभ्यास और प्रयास होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा हम सीख पाएंगे। ठीक है, तो अधिगम वह विकास है जो अभ्यास व प्रयास से आता है। यह स्टेटमेंट या कथन किसका है? सर्टेन का है, स्कोपलर का है, हरलाक का है, मैकग्राथ का है। तो किसका है भैया? अधिगम वह विकास है जो अभ्यास व प्रयास से आता है। यह कथन आपके हरलाक महोदय जी का है। किसका है? हरलाक, यानी कि आपको लाक कर दीजिए कि अधिगम वह विकास है जो अभ्यास व प्रयास से आता है साथियों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। सभी प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ ऐसे प्रश्न अगर आपकी एग्जाम में आएंगे तो आप लोग फटाफट सॉल्व करेंगे और फिर बाद में एग्जाम देने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यह देख सकते, देखिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, 8319862412, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं आपको पीडीएफ फाइल भी आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो 8319862412 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सेव कर लीजिएगा नंबर। ठीक है, जब भी आपका सिलेक्शन हो जाए तो हमें मैसेज जरूर कर दीजिएगा। और जितने भी सारे इस जायसवाल कोचिंग सेंटर के जितने भी आप, ठीक है, परिवार है ये, ठीक है आपका, ठीक है, ये देश प्रेम में है, परिवार में है, परिवार का चैनल है, ठीक है, देश हित में चैनल है। तो यहाँ पर जितने भाई बहनों का, जितने अध्यापिका जितने भी गृहिणी का सिलेक्शन होगा, सभी का पार्टिकल पूरा देश जानेगा, पूरा देश समझेगा, क्योंकि अभी तक शिक्षकों को पूरा देश जानता नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर सभी का यहाँ पे इंट्रोडक्शन दूंगा और बाकायदा यहाँ पे दूंगा कितनी मेहनत के बावजूद उन्होंने शिक्षक की नौकरी पाई है। तो सभी लोगों का इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो साथियों ज्वाइन कर लीजिएगा और नंबर जरूर सेव कर लीजिएगा। ठीक है, आइए प्रश्न पर आते हैं। 4-5 प्रश्न और है, देख लेते हैं, क्योंकि 30 प्रश्न प्रत्येक वीडियो पर लाते हैं। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग बोरिंग भी समझने लगते हैं फिर। ठीक है, प्रश्न पे आते हैं कि किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। यह कथन किसका है? किशोरावस्था एक नया जन्म है, सही बात है, क्योंकि इसी में उच्चतर एवं व श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। यह कथन किसका है? तो आपके स्टैनली हॉल का कथन है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था की तुलना युंग ने किसके साथ की है? ठीक है, प्रोफेसर मनोवैज्ञानिक युंग है आपके, ठीक है, मनोवैज्ञानिक है एक। इन्होंने किशोरावस्था की तुलना किसके साथ की है? तो इन्होंने दोपहर के सूर से की है।
किशोरावस्था की तुलना दोपहर की सुर से की है। ठीक है, अब आप लोग समझ सकते हैं दोपहर का सुर कैसे रिएक्ट करता होगा, तो वैसे ही किशोरावस्था होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखेंगे। गतिक विकास की प्रक्रिया चलती है। जो गतिक विकास की, गतिक मतलब क्या होता है, चल रही हो जो, ठीक है, गतिमान हो जो, ठीक है, वह विकास की प्रक्रिया चलती है। कैसे? पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर, आंख से नाक की ओर, हाथ से पैर की ओर। बहुत बार दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि यहाँ पे प्रश्न अलग हो सकता है लेकिन आंसर बता दूं सेम होता है। गतिक विकास की प्रक्रिया हमेशा सिर से लेके पैर की ओर चलती है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार आपकी एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। हरलाक के अनुसार बालक के गतिक विकास में सहायक नहीं है, यानी कि नहीं, यानी कि निगेटिव क्वेश्चन आ गया, नहीं अगर यानी कि निगेटिव क्वेश्चन आ गया। तो हरलाक के अनुसार बालक के गतिक विकास में सहायक नहीं है। देखिए, अवसर सहायक होता है, प्रोत्साहन सहायक होता है, अनुकरण सहायक होता है, लेकिन संवेग आपका यहाँ पर बालक के अनुसार जो है, बालक के गतिक विकास में संवेग का कोई यहाँ पे सहायता, कोई हेल्प नहीं मिलती। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 2-3 प्रश्न है और आइए देख लेते हैं कि हरलाक के अनुसार गतिक विकास का परिणाम होता है। ठीक है, आपके मनोवैज्ञानिक हरलाक के अनुसार गतिक विकास का परिणाम होता है आनुवांशिकता, पर्यावरण का, परिपक्वता, अधिगम का, अनुकरण तदात्मीकरण का, या अनुकरण पर्यावरण का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरलाक के अनुसार गतिक विकास परिणाम होता है परिपक्वता, अधिगम का होता है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। किसके अनुसार? आपके स्किनर के अनुसार जो शिक्षा मनोविज्ञान का विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, ये भी आपका निगेटिव क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो कौन सा उद्देश्य नहीं है, इसके पहले हमें जानेंगे कि कौन कौन से उद्देश्य हैं। ठीक है, तो सामाजिक संबंधों के स्वरूप को जानना, ये पहला उद्देश्य है। शिक्षण की समस्या का समाधान, ये भी आपका उद्देश्य है। तीसरा है तथ्यों व नियमों का संग्रहण करना, ये आपका यहाँ पे उद्देश्य नहीं है। ठीक है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का विशिष्ट उद्देश्य आपके तीसरा ऑप्शन नहीं आएगा, विशिष्ट में नहीं आएगा। ठीक है, चौथा देखिए, बालक के व्यवहार को परिमार्जित करना, ये बिल्कुल आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज द राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 30 प्रश्न आपके कंप्लीट कर लिए हैं आज के वीडियो का। ठीक है, आज का चैप्टर यहाँ पे क्लोज करते हैं। इसके पहले आप लोग ये बताइए 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए, कितना सही कर पाए हैं, नीचे कमेंट करके अपना जरूर बताएंगे। और यहाँ पे आपके प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट की मैथ्स पेडागोजी, मैथ्स की क्लास मिल जाएगी। ठीक है, बाल विकास की मिल जाएगी, पर्यावरण की क्लास चल भी रही है, साथ में प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, संस्कृत की बात करें, हिंदी की बात करें, व्याकरण की, सब कुछ यहाँ पे मटेरियल आपको मिलेगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। यहाँ पे बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में पहुँचता रहे। तो दोस्तों, सभी मित्रों से निवेदन करता हूँ, वीडियो देखें, लास्ट तक देखें, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने परिवार के साथ खुशियाँ बांटते रहिए। आप सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम कहिएगा साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।